वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का जो एपिसोड है वो किसी बॉलीवुड मूवी की कहानी से कम नहीं है और इतने इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्सेस और फैक्ट्स हैं कि आपको ये केस हमेशा याद रहेगा। केस का नाम है श्रुति अग्निहोत्री वर्सेस आनंद कुमार श्रीवास्तव। अब होता क्या है कि आनंद कुमार जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे और बहुत सारी फैमिलीज के को गाइड करते थे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, मतलब वही धर्मगुरु जो होते हैं उसी तरह के थे ये भी, है ना। अब श्रुति की फैमिली जो थी वो इन्हीं गुरु को अपना सब कुछ मानती थी, आंख बंद करके विश्वास करती थी। अब ये विश्वास बहुत भारी पड़ा, आगे समझेंगे। खैर, अब 2009 में श्रुति अपनी मदर के साथ आनंद जी के रेजिडेंस पे जाती है। उस समय वो श्रुति जो थी शी वाज बैडली अ मेजर, राइट, और वो आनंद जी के कुछ हाफ मतलब आधी उम्र की थी। वहां पे वो जाती है गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशंस के लिए और आनंद जी ये कह के कि मैं अपनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आप लोगों को बनाना चाहता हूँ, उनके साइन ले लेते हैं। वो लोग साइन कर भी देते हैं। 1-2 महीने के बाद श्रुति की पूरी फैमिली को आनंद जी फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी और श्रुति की शादी हो चुकी। अब सबसे कमाल की बात जो थी इस केस में वो ये थी कि शादी सिर्फ ये नहीं था कि शादी हो चुकी है, उन्होंने अपने दावे को प्रूव करते हुए डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस कर दिए जिसमें आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट था और उसी सर्टिफिकेट को यूज करके मैरिज को रजिस्टर भी करवाया जा चुका था अगस्त 3 को, राइट। तो ये सारे सर्टिफिकेट उस फैमिली के सामने प्रोड्यूस कर दिए गए और कहा कि भाई मेरी श्रुति जो है पत्नी है और आप उसे अब मेरे पास भेज दीजिए। फैमिली तो बिल्कुल ब्लाइंड साइड हो गई, एकदम पैरों के नीचे जमीन नहीं, अरे ये क्या हो गया अचानक से। श्रुति से जब पूछा गया तो उसने एकदम डिनाई कर दिया, कौन सी शादी, कैसी शादी, मैंने तो कोई शादी नहीं की सिग्नेचर है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे और ये वो और वो। तो बोली कि सिग्नेचर मुझसे लिए थे लेकिन मैं अकेली नहीं थी साइन करने वाली, मॉम ने भी साइन किया था, चाची जी भी थी और उन्होंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन साइन मेरे लिए थे और उसी सिग्नेचर को शायद उन्होंने मैनिपुलेट किया है, यूज किया है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, द फैक्ट इज दैट आई डिड नॉट मैरी हिम। मैंने किसी भी शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने शादी नहीं की है। तो आर्य समाज मंदिर के डॉक्यूमेंट पे मेरा सिग्नेचर कैसे है और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पे मेरा सिग्नेचर कैसे है, मुझे नहीं। अब होता क्या है, आर्य समाज मंदिर में ऐसे ही नहीं मिलता सर्टिफिकेट। जो लोग जो दो अगर हिंदू रीति रिवाज से जो लोग शादी करते हैं या दो हिंदू अगर शादी करते हैं तो आर्य समाज मंदिर में जाके विधिवत विवाह संपन्न करवा सकते हैं। पंडित उनकी शादी कर देता है पुराणों और वेदों के अकॉर्डिंग और फिर वो एक शादी होने के बाद मतलब आफ्टर द मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड, शादी होने के बाद एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया जाता है एंड द डॉक्यूमेंट कंटेन्स एवरीथिंग। उसमें विटनेसेस के सिग्नेचर्स होते हैं, फोटो होते हैं, लड़का लड़की के फोटो और सिग्नेचर होते हैं और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं शादी से रिलेटेड, लड़के की उम्र, लड़की की उम्र, पेरेंट्स की उम्र, दोनों के ब्राइड एंड ग्रूम, कौन कौन विटनेसेस आए थे, किस डेट पे, किस मुहूर्त पे, किस समय पे शादी हुई, एवरीथिंग रिलेटेड टू मैरिज दैट हैज हैपेंड इन द आर्य समाज मंदिर। ठीक, अब इसी डॉक्यूमेंट को आप जब रजिस्ट्रार के पास ले जाते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी शादी रजिस्टर कर देता है और वो वैलिड एक रजिस्टर्ड मैरिज हो जाती है। ठीक, पहले बस ये आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट काफी हुआ करता था। इनफैक्ट अगर फोटो खींच लिया फेरों के दौरान तो वो भी काफी होती थी। रजिस्ट्रेशन वाज नॉट कंपलसरी, अब नॉट अंटिल नाउ, अब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली करवाना ही पड़ता है। खैर, अब श्रुति लाइक आई सेड, श्रुति का कहना था कि मैंने किसी शादी में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने शादी नहीं की और इसी बात पे वो अड़ी रही और उसने एक सूट इंस्टीट्यूट कर दिया सेक्शन 12 में। ठीक है, सेक्शन 12 HMA, a suit in which she wanted or she was seeking to declare her marriage null and void on grounds of fraud. फ्रॉड के ग्राउंड पे अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए उसने सेक्शन 12 में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। आनंद जी ने भी एक सूट इंस्टीट्यूट किया श्रुति के अगेंस्ट, जो कि सेक्शन 9 HMA में इंस्टीट्यूट किया गया, विच इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पे इसका आंसर बनता है, मतलब मेंस में आते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, प्री में भी पूछे जाते हैं। अब हैं क्या ये दोनों सेक्शंस, एक बार ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। सेक्शन 12 बेसिकली अलाउज अ पार्टी टू गेट his or her marriage declared void on grounds of force, fraud and misrepresentation.
तो जो शादी फोर्स, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के को बेस बना के या इनको यूज करके की गई है, उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है पार्टी। ठीक है, अगर वो प्रूव कर दे कि शादी में फोर्स था या फ्रॉड था या मिसकंसेप्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन था। तो वॉइड का जो स्टेटस होता है वो आपको पता ही है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, इट इज एज गुड एज बीइंग नॉट मैरिड, राइट? सो यू आर नॉट सेपरेटेड और अ डिवोर्सी, यू आर सिंगल, योर स्टेटस रिजॉर्ट्स टू नेवर मैरिड। ठीक है, अगर शादी एक कन्वेंशनल तौर पे तोड़ी जाएगी तो स्टेटस जो होता है वो डिवोर्सी का होता है, लेकिन अगर शादी को अनल कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया सेक्शन 12 में, तो आप वापस से सिंगल, नेवर मैरिड के स्टेटस पे आ जाते हैं। आपकी शादी को कानून ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। ठीक, सेक्शन 9 क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इज अ राइट वेयर अ पर्सन कैन seek the return of their respective partner if the partner has withdrawn from the marriage without any justification। ठीक है, तो अगर एक पार्टनर अपनी मैरिज से विड्रॉ कर गया है बिना एक प्रॉपर एक्सक्यूज या रीजन के, तो उसको कंपेल किया जा सकता है अपनी मैरिटल ड्यूटीज को ऑब्लाइज करने के लिए। आनंद जी का कहना था कि ये मेरी पत्नी है और पत्नी के हवाले से इनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इन्हें निभाएं। ठीक है, तो ये है सेक्शन 9। अब जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसको एडजुडिकेट किया गया। ट्रायल कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। अब हालांकि हाई कोर्ट का केस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस 100% कंफर्म हो जाएगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया है वही सुप्रीम कोर्ट में भी आएगी रूलिंग। आनंद विल डेफिनेटली गो टू द कोर्ट। अब आपको पता ही चल गया कौन जीता है इस केस में। ठीक है, अब सेक्शन 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, इट रिक्वायर्स परफॉर्मेंस ऑफ कस्टमरी राइट्स एंड रिचुअल्स विदाउट विच अ हिंदू वेडिंग विल नॉट बी डीम्ड टू हैव अ लीगल स्टेटस। मतलब एक विवाह संपन्न, हिंदू विवाह संपन्न तब तक नहीं होता जब तक कि सेक्शन 7 में दिए गए रीत रिवाज को फॉलो करके आपने विवाह नहीं किया। सेक्शन 8 साफ कहता है कि आप उन्हीं रीति रिवाजों को करके, मतलब फॉलो करके जिस विवाह को करेंगे उस विवाह को आप, यू नॉट, सेक्शन 8 इज नॉट रियली अ कंफर्मेशन व्हाट हैज हैपेंड इन सेक्शन 7। ठीक है, दे आर इंटररिलेटेड, बट सेक्शन 7 इज मैंडेटरी। इट इज ओनली अफर्मिंग, कंफर्म नहीं कर रहा है रजिस्ट्रेशन, अफर्म कर रहा है उस चीज को जो ऑलरेडी हो चुकी है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देयर इज अ डिफरेंस। सो मैंने ये पहले भी बताया है कि सेक्शन 8 इज नॉट टू वैलिडेट व्हाट हैज हैपेंड इन सेक्शन 7। Section 8, which provides for registration of Hindu marriage, affirms what has already happened in Section 7 by another step. ठीक है, अगर वो स्टेप फॉलो नहीं भी किया जाता है तो सेक्शन 7 में अगर आपने प्रोसीजर फॉलो किया है तो आपका बिल्कुल वैलिड मैरिज है, बिल्कुल एकदम, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, इवन इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर मैरिज, राइट? अब आनंद जी ने ये तो साबित कर दिया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन है, आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, लेकिन वो इस चीज को साबित नहीं कर पाए कि राइट्स एंड रिचुअल्स को भी फॉलो किया गया है, which later became a problem। अब कोर्ट ने जो रूलिंग दी वो एक प्रीसिडेंट को यूज करके दी। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट केस जो हमने इस सीरीज में भी पढ़ा है, डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल, आपको याद होगा। उस केस में भी यही हुआ था कि परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज नहीं हुआ था, है ना? शादीशुदा वो अपने आप को मान रहे थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फेरे और ये सब सप्तपदी वगैरह नहीं हुआ था, और इसी को फाउंडेशन मान के उन्होंने अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाने के लिए सूट इंस्टीट्यूट किया था, डिमांड की थी, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिमांड को मान लिया था, उनकी शादी को अनल कर दिया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के केस को प्रीसिडेंट मान के इस केस में भी वही रीजनिंग यूज की गई और कहा गया जस्ट बिकॉज अ पर्सन गेट्स अ मैरिज रजिस्टर्ड डजंट मीन्स दैट ही इज लीगली मैरिड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट अ मैंडेट इन इंडिया, स्टिल इट इज मोर रिलीजियस दैन लीगल सेरेमनी। वो रिलीजन उसको
मतलब रिलीजियस सेरेमनी उसको ज्यादा वैलिडेशन देती हैं, एक लीगल प्रोसेस उसको उतना वैलिडेशन नहीं देता। तो अगर आपने फेरे नहीं लिए हैं, सप्तपदी नहीं किया है, आपने उन रिचुअल्स को, उन सेरेमनीज को फॉलो नहीं किया जो सौ साल, हजारों सालों से हिंदू विवाह में चले आ रहे हैं, तो कानून आपकी शादी को एक्नॉलेज नहीं करेगा, भले ही आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर दें। और बस इसलिए श्रुति जी की बात को मान लिया गया और मैरिज को अनल कर दिया गया। ठीक है, अब जो बच्चे समझ गए हैं कि भाई केस का मतलब प्रॉपर, मतलब जो प्राइमरी मसला क्या था, वो ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें केस में क्रिमिनल एंगल भी है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट the civil aspect, there's not just a civil aspect in this case, there's also a criminal angle if one looks at the case. कुछ sections भी हैं इसमें जो criminally allege करवाए जा सकते थे आनंद जी पर, तो ऐसा हुआ भी था। श्रुति ने तो सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया था, लेकिन श्रुति जी के जो फादर थे उन्होंने आनंद जी के खिलाफ एक FIR इंस्टीट्यूट की थी, जिसमें 3 चार्जेस लगाए गए आनंद के अगेंस्ट। एक सेक्शन 419 which is cheating by personation. Then there was 420 also, which is cheating and delivery or inducing delivery of a property dishonestly, that is 420. और एक था section 496, marriage ceremony fraudulently gone through without lawful marriage, right? So this is section 496. दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। और ये सारे सेक्शंस जो हैं वो आनंद जी के अगेंस्ट एलेज किए गए हैं FIR के थ्रू। ट्रायल कोर्ट ने इस चीज को नोट किया भी था कि प्लेंटिफ ने इस चीज को या FIR को या FIR में लगाए गए चार्जेस को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस फर्निश नहीं किया है। इनफैक्ट उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है कि ये चार्जेस प्रूव हो गए थे या आनंद जी को इन चार्जेस के अगेंस्ट कन्विक्ट कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि सेंट्रल इशू था ही नहीं, ये सब सेंट्रल इशू था कि मैरिज लेजिटिमेट है या नहीं। द इंटायर बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी वाज वेदर दिस मैरिज वाज लेजिटिमेट और वैलिड। So this criminal angle was not made central to this dispute. Instead, they focused only on the rights and obligations of the parties involved. ठीक है, इस पे इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फोकस नहीं किया और ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं किया। ठीक है, चलिए आप नोट्स बनाने के लिए इस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैक्ट्स मैंने आपको समझा ही दिया। Appellant, a minor and her family except father were followers of defendant, spiritual leader in Lucknow, मैंने बता दिया। 2 दिन नहीं हुए थे एक्चुअली, कुछ ज्यादा दिन हो गए थे, है ना। जुलाई 5 को बुलाया गया था और अगस्त 3 को मैरिज रजिस्टर की गई, तो 2-3 महीने, ये कुछ यहाँ पे मंथ्स है, 2 months later, 2 महीने बाद बुलाया। अब यहाँ पे FIR लगा दी 419, 20 एंड 496 में। एपेलेंट को अनलमेंट चाहिए था, प्लेंटिफ को अनलमेंट चाहिए था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। डिफेंडेंट ने रिटर्न में सेक्शन 9 में लगा दिया जो सूट था, एंड वी ऑल नो व्हाट हाई कोर्ट डिसाइडेड। ठीक है, तो प्रोविजंस जो थे वो इन्हीं चीजों पे आते हैं कि भाई आर्य समाज मंदिर की मैरिज कितनी वैलिड है। बिल्कुल वैलिड है। The legality of Arya Samaj marriage certificate. The marriage certificate is only valid as long as you furnish proof that the ceremonies were performed as well. वो एक सर्टिफिकेट अपने आप में किसी भी चीज को प्रूव नहीं करेगा जब तक कि आप ये नहीं प्रूव करते कि सेरेमनीज भी परफॉर्म की गई थी। ठीक है, so there has to be a testimony, photographs maybe. Provisions of Hindu marriage that were central to this issues were section 7, section 9 and section 12, all of which we have discussed. ठीक, अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या थे? एपेलेंट नेवर अग्रीड टू द मैरिज एंड हर एलिगेशंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडमिशन टुवर्ड्स द मैरिज। ठीक है, फादर की स्टेटमेंट विदाउट बीइंग प्रेजेंट एट द इंसिडेंट कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन द एपेलेंट एंड द मदर। burden of proving whether the marriage was solemnized according to Hindu customs lies on the defendant। तो आनंद जी को साबित करना था जो वो नहीं कर पाए। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया कि मैरिज जो है नल एंड हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि मैरिज नल एंड वॉइड है। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू आर्य समाज मैरिज।
आशीष मौर्य वर्सेस अनामिका धीमन 2022 का केस है। देन वी हैव डॉली रानी वर्सेस मनीष कुमार चंचल 24 का केस, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। आई होप आपको ये याद होगा, आप इसे भी कोट कर सकते हैं। यू हैव अ ब्यूटिफुल क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल द लेटेस्ट केसेस ऑन सेक्शन 7 एंड 9 एंड 12। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। व्हाट सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद वॉइडेबल मैरिजेस? यू नो द आंसर टू दिस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बिलो। Which section allows either spouse to apply for restitution of conjugal rights? सेम यही नहीं, मतलब सेम ये तो नहीं, ये दृष्टि का अपना क्वेश्चन है, लेकिन सेक्शन 9 से 7 से 12 से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं उन एग्जाम्स में या उन स्टेट्स में जहां पे फैमिली लॉ प्री में पूछा जाता है। Which ritual is crucial for binding nature of a Hindu marriage according to section 7 of Hindu Marriage Act 1955? ठीक है, कौन सा रिचुअल क्रूशियल है? अब आपने पढ़ लिया, ये आपके रिविजन में काम आएगा। You already know the answer to this. Now we come to mains questions. Analyze the role of customary rites and ceremonies in the validation of Hindu marriage under section 7 of the Hindu Marriage Act 1955 as interpreted in recent case law. Evaluate the challenges in proving the solemnization of Hindu marriage in court when relying solely on an Arya Samaj marriage certificate in light of recent judicial interpretations. Now these are beautiful questions on which you can write wonderful answers now. So please do prepare these questions, इनको properly लिखना। इसी तरह के questions आते हैं मेंस में, ये actual questions नहीं है, ये दृष्टि के अपने questions हैं, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत ऐड करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू। ओके, आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के बड़ी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।